30 साल का सफ़र आपका रहा और संघर्ष के साथ रहा और उसका कुछ पब्लिक को फ़ायदा भी उठा, कैसा रहा और किस तरह से आपको जो जानकारी हमें मिल रही है, एक डॉक्यूमेंट्री आपको तैयार की जा रही है? देखो, डॉक्यूमेंट्री तो मेरे पे पहले भी कुछ बन चुकी हैं जो काफ़ी अच्छे चैनलों ने बना चुके हैं। अब मेरे पे कुछ गाने जो बनाए गए हैं वो रिलीज होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात है कि मेरे जो 30 वर्ष का सबसे बड़ा समय रहा है वो संघर्ष भरा रहा है। उसमें मुझे जो सबसे बड़ी खुशी मिली है कि मैं समाज के हित के लिए हमेशा खड़ा रहा हूँ और किसी पावर के बिना फंडिंग के सिर्फ मेरा एक ही लक्ष्य रहा है कि समाज के हित में कैसे काम करना है। क्योंकि बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के पास फंडिंग भी है, पावर भी है, सब कुछ है और वर्कर भी हैं बहुत ज़्यादा। मेरे पास इस प्रकार का कुछ नहीं था। मगर मेरी शुरुआत जब हुई तो मेरे फादर होते थे जत्थेदार त्रिलोचन सिंह जी, तो वो मुझे साथ लेके जाते थे कभी कभाई प्रदर्शनों में। मुझे इतना वो है नहीं था कि भाई इन चीज़ों का के, क्योंकि मैं एक तरह से कभी घूमने फिरने अपना गुरुद्वारे चले जाना, कभी धार्मिक स्थलों पे चले जाना। मगर जिस समय हमारे फादर का देहांत हुआ उसके बाद मुझे लगा कि मुझे भी समाज के लिए कुछ करना चाहिए, समाज के हित के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि लोग मेरे पास आने लग गए। तो उसकी शुरुआत हुई नौजवान सिख समाज से। नौजवान सिख समाज जो था वो ये था कि भाई जब हम आवाज़ उठाते थे तब ये होता था प्रशासन को भी, नेताओं को भी, मीडिया को, ये लड़के हैं ये क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा। फिर हमने नेशनल अकाली दल का 2 साल बाद नेशनल अकाली दल का गठन किया। तो नेशनल अकाली दल के बनाने से उसमें ये होने लग गया, थोड़ी सी आवाज़ जो थी वो देश में तो गूंजी, उसके साथ विदेशों में भी गूंजी। जो हमारे भारतीयों को कोई दिक्कत आती थी या हमारे पगड़ी का मामला होता था या हमारे समाज का मामला होता था या देश का मामला होता था, उस पर हम बोलते थे तो मीडिया भी सुनता था और सरकारों को भी, यहाँ पर जो बाहर की सरकारों को भी उस पर कार्रवाई करनी होती थी। इसका उदाहरण देना चाहूँगा, वहाँ पर इंग्लैंड में जब पगड़ी का मामला था तो मैंने महारानी एलिजाबेथ जब हिंदुस्तान आई तो उनका विरोध किया था, कभी वहाँ पर पहले पगड़ी का मामला हल करो। तो उन्होंने अगले दिन ही हमें पत्र इशू कर दिया था कि आपका वहाँ पगड़ी का मामला हल कर दिया गया है। तो इस प्रकार चाहे महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, आतंकवाद हो, चाहे बच्चों के भविष्य का मामला हो, स्कूल का मामला हो, कॉलेज का मामला हो, किसी भी मामलों को लेकर नेशनल अकाली दल और मैं पीछे नहीं हटा। और इसी कारण 30 वर्षों से 3 स्टेंट लग चुके हैं मेरे और कई बीमारियां आ चुकी हैं, मगर मेरी आवाज़ जो है वो बंद नहीं हुई। मेरी आवाज़ और ज़्यादा गूंजती है, क्योंकि उसके कारण है कोई पर्सनली लालच नहीं है मुझे, कोई पर्सनली ये नहीं है कि मुझे किसी पार्टी, राजनीतिक पार्टी को दिखाना है या मुझे अगले दिन फाइल लेके जानी है कि मुझे टिकट दे दो या मुझे किसी पार्टी में शामिल कर लो। कई पार्टियों की ऑफर आई, मगर मैंने उसको क्यों ठुकरा दिया, क्योंकि वो 15 दिन बाद, महीने बाद मुझे पार्टियों से बाहर निकाल देंगे। क्योंकि मैं चुप बैठ नहीं सकता। जब प्याज की बात आई तो मैंने प्याज बेचे, लोगों को उसमें राहत दिलाई, सरकार को झुकना पड़ा, ट्रक शुरू करने पड़े। दालों की बात आई, मैंने जगह जगह दालें बेची, 200 रुपये किलो दालें पहुंच गई थी, तो जगह जगह दालें बेचकर मैंने सरकार को हिलाया। सरकार को उसमें भी अपना जितने भी सरकारी सेंटर हैं वहाँ पर भी दालें बेचनी पड़ी और ट्रक भी शुरू करने पड़े। मुझे ये नहीं समझ आता कि सरकार ये क्यों वेट करती है कि हम लोग आवाज़ उठाएं तो तभी वो करेगी। सरकार को चाहिए। आज देखिए 100% की लिस्ट की बात आई थी जब कॉलेजों की, तो नेशनल अकाली दल ही था सबसे पहले बच्चों के लिए खड़ा हुआ था। और वो बात हुई, पबजी गेम की बात हुई, जब पबजी ऑनलाइन गेमों की बात हुई, बच्चों के भविष्य की, तो सरकार ने उस टाइम कुछ नहीं किया। मगर जब सरकार को भी लगा कि इसमें बच्चों का भविष्य, आज भी कई गेमें हैं ऐसी जो बच्चों को नशे की ओर ले जा रही हैं, कि जिस प्रकार आप देखोगे कि आज हमारा भविष्य किस ओर जा रहा है। ना बच्चे खिलाड़ी बन पा रहे हैं, ना कलाकार बन पा रहे हैं, ना व्यापारी बन पा रहे हैं, ना फौजी। क्यों? वो गेम ही जकड़ती जा रही हैं। अगर हमें उन चीज़ों को रोकना है तो सरकार को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। आप देखिए चाइना का हम मुकाबला कहते हैं, मगर चाइना ने कई सख्त कदम उठाए हुए हैं वहाँ की जो तरक्की के लिए, वही हमारे भारत को उठाने पड़ेंगे। इन जो विदेशी ताकतों की साजिश है कि हमारे बच्चे ना तो पत्रकार बन पाए, ना कलाकार बन पाए, ना किसी प्रकार हो, ये एक मोबाइल में ही अड़े रह जाए। तो ये मुद्दों को लेकर नेशनल अकाली दल। और मुझे एक सवाल है, आप पर काफ़ी समय से कुछ बात सामने रहती है, आपको जो जोश आता है, गुस्सा, जिसमें कई बार अवार्ड से सम्मानित भी किया जाए, आखिर वो राज क्या है जो आपको एकदम बातों बातों में गुस्सा आ जाता है, पसीने छूट जाते हैं? आपको मैं बहुत अच्छी बात बताऊं, भगत सिंह थे ना,
भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फोड़ा था, वो किसी को मारने के लिए नहीं फोड़ा था, वो अपनी आवाज़ पूरी दुनिया को सुनाने के लिए फोड़ा था। मैं बम फोड़ता हूँ अपने मुंह से। वो जो प्रदर्शन धरना होता है मेरा कोई दिखावा नहीं होता, मेरा एक असली जोश होता है। मुझे ये लगता है अगर किसी बच्चे के लिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ, किसी समाज के लिए उठा रहा हूँ, अगर मेरे साथ ये हो तो मैं उस समय क्या करूँगा, वो मैं अपने ऊपर लेता हूँ। और वो जो आवाज़ है अगले दिन मीडिया के जरिए पूरी दुनिया को पता लग जाती है यहाँ पर ये गलत हो रहा है। तो उस कारण ही, जबकि आप ये देखिए मुझे 3 स्टैंड, मैंने पहले भी बताया 3 स्टैंड लगे हैं। कई डॉक्टरों ने मना किया कि आप ज़्यादा चीखेंगे चलाएंगे, पर मेरे से नहीं रुका जाता, क्योंकि मैंने जो प्रदर्शन करना है कि एक इस प्रकार का करना है कि समाज को और देश को ये इकट्ठा करके सरकार और प्रशासन तक वो आवाज़ पहुंचानी है। वो आवाज़ तभी पहुंचेगी अगर मैं प्रदर्शन करूंगा एक हंसते हुए या किसी, वो तो मजाक लगेगा, वो तो ये लगेगा ये तो यहाँ पर तमाशबीन करने आ गए। नहीं, उस समय मेरा आक्रोश जो होता है मुझे भी नहीं पता लगता ये आक्रोश इतना कहाँ से आ गया, क्योंकि उसके बाद मेरी कई बार तबीयत भी खराब हुई, कई बार हॉस्पिटल में भी मेरा, मगर फिर अगले 15 दिन में मैं फिर से तैयार हो जाता हूँ, क्योंकि ये कोई शक्ति है जो मेरे से इस प्रकार का कार्य करा रही है, मेरे में हिम्मत नहीं है। परमजीत पम्मा जी की अगर बात करें, जिस तरह जनता के लिए आवाज उठाते संघर्ष करते हैं, कितना सुकून मिलता है और देशवासियों को क्या संदेश आप देना चाहिए? देखो, सबसे बड़ा बात है सुकून मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है। ये तो मुझे लगता है जैसे हम किसी धर्म स्थल पे या समाज के लिए जो सेवा करने का भाव है वो लगता है कि हम गुरुद्वारे, मंदिर, मस्जिद, जो भी धार्मिक स्थल है सेवा करते हैं। अगर मैं समाज की इस प्रकार की सेवा कर रहा हूँ इसका बड़ा पुण्य नहीं है। और हमारे भगवान ने भी कहा है कि आप लोग जो है, हमारे गुरुओं ने भी ये कहा है कि जो जुर्म हो रहा है उसको सहना और करना दोनों ही गलत है। तो इसलिए हम ना तो जुर्म सहते हैं ना उसको करते हैं। इसलिए जो आवाज़ है, जो ये चीज़ है, वो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने एक कोई धार्मिक स्थल के दर्शन कर लिए। जब मैं इस बात की कोई आवाज़ उठाता हूँ, किसी का मसला हल होता है, तो मुझे लगता है कि मैं कहीं अच्छे स्थान पर होके आया हूँ, क्योंकि लोगों की दुआएं, लोगों का प्यार, जो अगले दिन फ़ोन आते हैं, जो लोग करते हैं। आपने भी देखा जो मैंने बिजली का मुद्दा उठाया, जबकि दूसरे दलों के और प्रदर्शन थे वहाँ पर, मगर उनके लोग भी आकर मुझे ये बधाई दे रहे थे, मुझे ये कह रहे थे कि आपने इस आवाज़ को उठाया है। जो हमारे आज की डेट में 20,000 रुपया बंदा तनख्वाह लेता है तो 8,000 रुपये का बिजली का बिल आ जाए, भाई साहब उसके घर का खर्चा, उसका किराया, उसके बच्चों की फीस कहाँ से दे पाएगा? उस बेचारे का रोना देखो, कर्जे में जाएगा या आत्महत्या करेगा, डिप्रेशन में जाएगा। यार कमाल है, तुम इस प्रकार के बिजली कंपनियों को ना रोक पाओ जिनकी मोनोपोली चल रही है, तुम आम बंदे के दर्द को ना समझ पाओ। कोरोना काल के बाद ये हालात है, लोगों के खर्चे चलाने मुश्किल हो गए हैं, लोगों के घर में इतनी बुरी हालात है, कईयों की नौकरी चली गई है, कईयों की दुकान नहीं चल रही। और आने वाले समय में ये हालत होगी कि अगर सरकार ने कोई भी इस प्रकार की छोटे व्यापारी को, ये छोटे बंदों को कोई सहायता ना दी, तो आने वाले समय में बहुत ही बुरा हाल होगा जो मैं बयान नहीं कर सकता। पम्मा जी, एक खास तौर से जो आज की जनरेशन का यूथ है, वो स्टंट, जो ज़्यादातर बाइक स्टंट वगैरह वो करते हैं, उस पर कई लोगों ने, कई बच्चों ने जान गंवाई है। उसको लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे बच्चे जो है ना, ये एक मोम की तरह हैं, इनको जिस प्रकार ले जाओगे वो उस प्रकार जाएंगे। आज ये जो ऑनलाइन गेमें हैं या कुछ आप देख रहे हो, अश्लीलता वीडियो, आप कोई वीडियो चलाते हो, देखते हो चाहे किसी में भी, तो उसमें कोई ऐड आ जाता है बीच में, वो बच्चों को एक तरह से गलत राह के लिए। अच्छा, उसमें कुछ ऐसे स्टंटबाजी, कई चीज़ें दिखाई जाती है, वो बच्चों को लगता है हम भी करें, मगर ये सरकार की सोच और परिवार की जिम्मेवारी है कि वे बच्चों का ख्याल रखें। मैं कहता हूँ बच्चों को पार्कों में भेजो। याद होगा हम लोग पार्कों में जाते थे, वहाँ पर गुल्ली डंडा भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, कंचे भी खेलते थे, और भी कई गेम, खो खो को भी खेलते थे, हर चीज़ गेम खेलते, फुटबॉल भी खेलते थे, बैडमिंटन भी खेलते थे, और लड़ते भी थे आपस में। तो और फिर दूसरा क्या होता था, जब लड़ते भी थे, सब कुछ होता था, पड़ोस होता था, किसी को हम चाची कहते थे, किसी को ताई कहते थे, किसी को मामी कहते थे, किसी के घर में खाना खा रहे हैं, किसी के घर में शाम में को बैठे हैं, कोई पता नहीं है, परिवार को भी चिंता नहीं होती कि हमारा बच्चा सेफ है।
आज तो 2 मिनट के नहीं पता लगता किसका बच्चा कहाँ पर है, क्या कर रहा है, क्योंकि हमने समाज को अपने से अलग करते जा रहे हैं। अब हम मकानों में नहीं रह गए, हम घरों में नहीं रह गए, हम दीवारों में आ गए हैं। हमारे परिवार में नहीं पता दूसरे कमरे में बच्चा क्या कर रहा है, हमें यही नहीं पता हमारा बच्चा किस राह पर जा रहा है, क्योंकि हम सोच रहे हैं वो अपना मोबाइल पे लगा हुआ है, चल भाई ठीक है मुझे तंग नहीं कर रहा। मगर हमें बच्चों पर नज़र रखनी पड़ेगी, ये हमारा भविष्य है। कल को आप देखते हैं ये स्टंटबाजी में कई बच्चों की जान चली जाती है और उसके कारण कईयों की जान चली जाती है, खतरे में हो जाती है। मगर इस बात को हम नहीं रोक पाए तो ये समझ लो हम अपने बच्चों को अपने आप ही मौत में धकेल रहे हैं, इसके ऊपर तो कुछ हो नहीं सकता।